नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड की सियासी हलचल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन ने फिर विधायकों को बुलाया है। एक बार शाम 7 बजे JMM विधायकों की बैठक होगी। दोपहर में भी विधायकों के साथ बैठक हुई थी। अब एक बार फिर शाम 7 बजे JMM के विधायकों के साथ बैठक होगी। दोपहर की बैठक में सोरेन की पत्नी भी शामिल हुई थी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। दोपहर में जो बैठक हुई थी उसमें JMM के विधायकों के साथ साथ महागठबंधन के बाकी तमाम विधायक भी मौजूद थे। लेकिन अब शाम 7 बजे जो बैठक बुलाई गई है उसमें JMM के विधायकों को बुलाया गया है बैठक के लिए। ईडी से 31 घंटे की आंख मिचौली खेलने के बाद झारखंड के सीएम आखिरकार रांची में नजर आए, जिसके फौरन बाद वो विधायकों के साथ बैठक करने पहुंच गए। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। लिहाजा ये कयास तेज हो गए कि क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कल दिल्ली में ईडी उनके आवास पर दस्तावेज खंगालती रही, लेकिन हेमंत वहां नहीं पहुंचे। आज रांची पहुंचने से पहले उन्होंने ईडी के समन पर सवाल उठाया और अपने जवाब में कहा, ईडी का समन राज्य का इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं। मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्यूनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्टेट कैलकुलेशंस है, स्टेट। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था। अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव की वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड वो किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं।
यहाँ भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहाँ बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बाकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बाकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे, वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट, मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सब को रोकना है। आपने ये कहा, कोर्ट आप लोग जा रहे हैं, ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, ऐसे में आपने ये कहा कि कुर्सी से चिपके रहेंगे। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि ये आखिरी वोटिंग चुनाव है और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएगा बाकी कंट्रीज की तरह। तो ये आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा, या फिर आप ये सारे जो आसार दिखाई दे रहे हैं ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक 10 बाई 10 किलोमीटर का छोटा सा शहर चंडीगढ़, उस चंडीगढ़ के छोटे से शहर के अंदर एक छोटे से मेयर का चुनाव, उसके अंदर अगर ये इस किस्म तक, इस हद तक नहीं गिर सकते हैं, तो बड़े चुनाव के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। सर, तो आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ईवीएम जो है उसमें भी अब गड़बड़ी करने की सरकार? देखिए, अभी जो कई सारे मैंने देखे हैं वीडियोस, कई सारे, उसके ऊपर एक दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं।
सर, इसके अलावा इंडिया गठबंधन को लेकर आगे भविष्य में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है और आपकी चर्चा अच्छी चल। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जानकारी है कि एसपी की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ये बड़ी खबर, मैनपुरी से डिंपल यादव एसपी उम्मीदवार होंगी और साथ ही बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। और ऐसे में आप ये समझिए, उन 16 लोगों में गोरखपुर से काजल निषाद और उन्नाव से अन्नू टंडन को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। एसपी की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, गोरखपुर से काजल निषाद और उन्नाव से अन्नू टंडन समेत 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के तौर पर कर दिया है। पहली लिस्ट जारी की है, 16 उम्मीदवार हैं और ऐसे में इन 16 उम्मीदवारों में 2 उनके परिवार के सदस्य हैं, जिसमें मैनपुरी से डिंपल यादव, उनकी पत्नी और भाई बदायूं से धर्मेंद्र यादव। तो देखिए, जो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्हें सपा ने, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उनके नाम आपके सामने हैं। संभल से शफीकुर रहमान बर्ग, जिनकी उम्र 93 साल है तकरीबन। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, आनंद भदौरिया को धौरहरा से उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। यह लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। उन्नाव से अन्नू टंडन को कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लखनऊ से इन्हें टिकट दिया गया है। नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से, राजा रामपाल को अकबरपुर से, शिव शंकर सिंह पटेल को बांदा से उम्मीदवार बनाया गया है। अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से, लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से, राम प्रसाद चौधरी को बस्ती से और काजल निषाद को गोरखपुर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हमारे साथ पंकज भी जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, देखिए, समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें संभल, फिरोजाबाद, ऐसे तमाम जो सीटें, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनका नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी से के साथ अभी तक उनका गठबंधन नहीं हुआ है। क्या इस वजह से भी इस सूची की अहमियत और ज्यादा हो जाती है कि उन्होंने अपनी निकाल दी है सूची पहले ही बाहर? जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव इस बात से बेहद नाराज चल रहे थे कि कांग्रेस के पास उन्होंने लिस्ट दे दी थी कि किन किन सीटों से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। 11 सीटों का उन्होंने कर भी दिया था कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए 11 सीट छोड़ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की तरफ से वैसा कोई ग्रीन सिग्नल और सीटों के शेयरिंग पर कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, तो आज एक तरफा उन्होंने 16 सीटों के लिए, जो कैटेगरी 1 की सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए, जिसमें से डिंपल यादव और अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, ये सभी अखिलेश यादव के परिवार के लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे। जिनके ये वैसे उम्मीदवार हैं, आपको बताऊं, जिनको जब हर एक लोकसभा क्षेत्र वाइज बैठक बुला रहे थे, इन लोगों को पहले ही उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कह दिया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप जाकर अपने अपने इलाकों में तैयारी कीजिए। जैसे अन्नू टंडन का नाम है उन्नाव से, जैसे आपको बताऊं कि अंबेडकर नगर जहां से लालजी वर्मा का नाम है, गोरखपुर से भी उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो कांग्रेस क्लेम कर रही थी। लखीमपुर खीरी, जहां से उत्कर्ष वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस वहां से समाजवादी पार्टी से आए रवि वर्मा के लिए टिकट मांग रही थी। तो ये एक तरफा अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अब जो भी करना है, गेंद उन्होंने पाले ने कांग्रेस के डाल दी कि कांग्रेस का फैसला करे। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। और देखिए, जो लिस्ट जारी किया गया है उस पर लिखा है ऊपर, होगा पीडीए के नाम, अब की एकजुट मतदान। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का ये जो गठजोड़ है, ये आने वाले वक्त में बड़ी कामयाबी दिलाएगा समाजवादी पार्टी को, ये अखिलेश यादव उम्मीद कर रहे हैं। और पहली लिस्ट 16 कैंडिडेट्स की जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव से ईडी दफ्तर में पूछताछ अभी भी जारी है। करीब 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है, पूछताछ चल रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ हो रही है तेजस्वी यादव से। कल उनके पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से इसी केस में 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी और आज तेजस्वी यादव से ईडी के अधिकारी सवाल कर रहे हैं। लालू यादव के बाद अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। कल जिस तरह लालू के लिए समर्थकों का हजूम उमड़ा, आज तेजस्वी के लिए भी कार्यकर्ताओं में वही जोश दिखा। पटना के ईडी कार्यालय के सामने हजारों आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी विधायक और नेता पहुंचे।
लगभग तमाम विधायक यहाँ पर एक एक करके आपको दिख जाएंगे, पूर्व मंत्री भी आपको दिख जाएंगे, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश यादव, शक्ति यादव, तमाम पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। वो कल भी दिखे थे और आज तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर पहुँचे हैं अपने भाई के समर्थन में। लैंड फॉर जॉब मामले में कल लालू यादव से ईडी ने 10 घंटे पूछताछ की थी, लेकिन माना जा रहा है कि तेजस्वी के लिए ईडी के पास जो सवालों की फहरिस्त है वो लंबी है। ये तमाम जमीन पहले किसी और के नाम ट्रांसफर हुए, उसके बाद तेजस्वी, हेमा यादव और मीसा यादव के नाम लिखी गई। ऐसे में तेजस्वी को हर सवाल का जवाब देना होगा। और इधर मीसा भारती ने कहा है कि देश के पीएम डरे हुए हैं और यही वजह है कि बिहार से लेकर झारखंड तक नेताओं को डराने की कोशिशें की जा रही है। अब देखिए, जब हमारे पिताजी को, बीमार इंसान को और उनकी उम्र का भी ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा, उनको करीब 9:30 बजे छोड़ा गया, तो ये तो नौजवान है, युवा है, तो इसको देखिए कितने लंबी समय तक के लिए पूछताछ के लिए रखते हैं। बगल के राज्य झारखंड में भी इसी तरीके से पूरा हलचल मचा हुआ है हेमंत सोरेन को लेकर, देख रहे हैं जो भी हो रहा है। नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनज़र लेकर के। जिस तरह से बिहार में हुआ, मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है, और अब जब यूपीए शासन के दौरान हुए घोटाले उजागर हो रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां जांच का विरोध कर रही हैं। ईडी के शिकंजा कसने से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव परेशान हैं। तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ईडी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने विरोधियों के सफाई में जुटी है। विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के समय हुए घोटालों के उजागर होने से विपक्ष घबराया हुआ है। उस दौरान बैंकों के साथ घपला करके विदेश फरार हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए मोदी सरकार इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लेकर आई थी, लेकिन देश के अंदर मौजूद आरोपियों की जांच भी तो जरूरी है। ऐसे में ईडी की जांच से बच रहे हेमंत सोरेन और लालू यादव को जांच एजेंसी का सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके जमीन के बदले जॉब देने की ऑफर की, आज उसके चलते उनका जांच चल रही। और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद राहुल गांधी का नीतीश कुमार पर निशाना। दबाव नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं नीतीश कुमार, दबाव में यू टर्न ले लेते हैं नीतीश, ये कहा है राहुल गांधी ने। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन है। न्याय यात्रा के दौरान आज पूर्णिया में हुई है किसानों की चौपाल। राहुल गांधी ने सिर पर कपड़ा बांधा है और फिर किसानों से संवाद किया है। उन्होंने जो कपड़े की पगड़ी बांधी जाती है वैसे बांधकर, जैसे किसान खेतों में काम करता है वैसे बांधकर किसानों के साथ अपनी बात को रखा है। राहुल गांधी ने उठाया है कर्ज माफी का मुद्दा।
सबको सम्मति दे भगवान। तस्वीरें बिहार की पूर्णिया में न्याय यात्रा की हैं। आज राहुल गांधी ने किसानों से संवाद किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमीन अधिग्रहण के कानून तोड़ने का आरोप लगाया और किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा की कैंप साइट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि सत्य और सद्भाव की लौ बुझने नहीं देंगे। और टीएमसी ने इंडिया में फूट के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हमने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के लिए 8 महीने तक इंतजार किया, ये कहा अभिषेक बैनर्जी ने। बार बार याद दिलाने के बावजूद कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी इंडिया फ्रंट बिखर गया है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इंडिया फ्रंट में सहमति नहीं बन पाई। ममता बनर्जी के बाद अब टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने सीट शेयरिंग नहीं होने पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि टीएमसी ने 8 महीने तक सीट बंटवारे के लिए इंतजार किया। बार बार कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात करने की कोशिश की गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। আমরা একাধিকবার কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করেছি, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে বৈঠক হয়েছে এবং শেষ যে মিটিংটা হয়েছিল দিল্লিতে, সেখানেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে সিট শেয়ারিং শেষ করে কে কোথায় লড়বে, অ্যালায়েন্সের কোন দল কোথায় লড়বে সেটা আপনি স্পষ্ট করে 31শে, যদিও আমরা বারবার চাইছিলাম এটা যত দ্রুত হয় তত ভালো, কিন্তু বারে বারে বলার পরও হয়নি। पश्चिम बंगाल में इंडिया फ्रंट में मतभेद होने के बावजूद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी अभी भी इंडिया फ्रंट में बनी हुई है। और लोकसभा चुनावों को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह तैयार दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की हैं, जहां पदयात्रा के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इस पदयात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है, ऐसे में वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीद बाकी है। उन्होंने कहा कि ममता ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में वो अभी भी हैं। टीएमसी और इंडिया गठबंधन दोनों का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात जारी है। ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। कांग्रेस और टीएमसी में टकराव कितना बढ़ चुका है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दखल के बावजूद ममता दीदी ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा को मंजूरी नहीं दी थी। और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक में सूबे की 48 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभी 4-5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, बाकी 30 से ज्यादा सीटों पर सहमति बनती नजर आ रही है। इंडिया फ्रंट में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल सीट शेयरिंग पर एक बार फिर मंथन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा है। तो आज की मीटिंग से प्रकाश अंबेडकर ने भी दूरी बनाई। उन्होंने अपनी पार्टी का प्रतिनिधि बैठक में भेजा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारा हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में 48 सीट्स है, 4 सीट का आंकड़ा बहुत छोटा है। अगर 4 सीट में पेच है तो कोई पेच नहीं है ना, हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये वेंडेटा है और लोगों को भी समझ में आया है तो लोग ये सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बिहार और बंगाल में जो हुआ उससे महाराष्ट्र में सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के मुताबिक एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए सीटों के बारे में फैसला करना होगा। इंडिया फ्रंट को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि सभी विपक्ष दलों की है।
कल से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कई दलों के नेता शामिल हुए। संसद के बजट सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अगुवाई में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल सहित सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। शुक्रवार से राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई बैठक में सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों से सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सहयोग की अपील की। सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके, तटिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए सर्वसम्मति से। तो लास्ट सेशन से पहले जो मीटिंग हुआ था स्पीकर और चेयरमैन के समक्ष, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ है। बजट सत्र की शुरुआत कल यानी 31 जनवरी से होगी। सत्र का समापन 9 फरवरी को होगा। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर हमला। भगवंत मान ने कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई। आप और कांग्रेस 20 पार्षदों के बाद भी हारे। 15 पार्षदों वाली बीजेपी मेयर चुनाव में जीत गई, कहा सीएम मान ने। प्रेसिडेंट अफसर साहब 40 मिनट लेट आए, क्योंकि बाद में पता चला ना कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी उनको। अभी डाउनलोड किया जा रहा था उनको कि इस ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था सारे जो बेल्ट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला, ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले को रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं। उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है? जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था काउंसलर को, मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज स्वामी रामदेव के मोम की स्टैचू का अनावरण किया गया। रामदेव पहले ऐसे भारतीय सन्यासी बन गए हैं जिनकी मोम की प्रतिमा न्यूयॉर्क के मैडम तुसॉड्स म्यूजियम में लगाई जाएगी। तस्वीरें दिल्ली की, जहां खुद बाबा रामदेव के हाथों उनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण कराया गया। इस प्रतिमा में रामदेव योग की मुद्रा में दिख रहे हैं। बाबा रामदेव जब खुद इस योग मुद्रा में अपनी मोम की प्रतिमा के साथ में खड़े हो गए तो ये पहचानना मुश्किल हो गया कि इनमें से मोम की प्रतिमा कौन सी है। मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो। इससे पहले पीएम मोदी, अमिताभ, सलमान, शाहरुख समेत 12 हस्तियों के मोम के पुतले लंदन के तुसाद म्यूजियम में लगाए जा चुके हैं। पुतले को बनाने से पहले 2018 में तुसाद न्यूयॉर्क की टीम ने 200 से ज्यादा बार उनकी बॉडी की नाप ली थी। इस दौरान टीम ने उनके चेहरे के भावों को भी रिकॉर्ड करने के लिए उनकी सैकड़ों फोटो ली थी। बताया जाता है कि एक मोम की मूर्ति को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का खर्च आ जाता है। अयोध्या में आज रामलला के 250 मुस्लिम भक्तों ने उनके दर्शन किए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इन भक्तों को लेकर अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंचे ये वो 250 मुस्लिम भक्त हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन करने के लिए 6 दिन की पदयात्रा की है। आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इन भक्तों को लेकर अयोध्या पहुंचा है। सभी ने रामलला के दर्शन कर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। इनसे जब पूछा गया कि रामलला के दर्शन करने पर अगर किसी ने फतवा जारी कर दिया तो इन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। आप रामलला का दर्शन करने आए हैं, बहुत सारे मौलवी होते हैं वो फतवा जारी कर देते हैं जो हाजी होते हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसा है, फतवा देनी नहीं चाहिए। फतवा को कोई ज्ञानी नहीं। फतवा किस बात का? अल्लाह एक, कुरान एक, नमाज एक, किस बात का फतवा? वो कोई खुदा थोड़ी जो फतवा देंगे। कि हम लोग भारत में रहने वाले, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम लोग एक माला में एक सूत में बंधे हुए
माला की फूल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश भर से राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। जम्मू के कठुआ में अलर्ट, पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कठुआ में आईईडी बरामद किया गया है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर के शेरपुर इलाके में बई नाला के पास आज भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। विस्फोटक सामग्री बरामद होने से इलाके में दहशत फैल गई। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। पॉलीथीन बैग में बरामद विस्फोटक सामग्री को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सेना और केंद्रीय बल अधिकारी भी मौजूद रहे। पकड़े गए विस्फोटक के बारे में सुरक्षा बलों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि आतंकी बई नाला पर बने पुल को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों के अलर्ट होने के चलते उनके इरादे नाकाम कर दिए गए। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार घाटी में चौकसी बरत रहे हैं, जिससे सीमा पार मौजूद आतंकी और उनकी आकाओं में खलबली मची है। सेना दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले हफ्ते पुलवामा जिले के बदीबाग पाहू इलाके में भी संदिग्ध वस्तु बरामद की गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया था। और भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इसमें एयरबॉर्न फोर्स की संपूर्ण क्षमताओं का परीक्षण किया गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पैराशूट से छलांग लगाते ये भारतीय सेना के जाबाज कमांडो हैं। भारतीय वीर किसी खास मिशन पर हैं। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके नापाक मंसूबों को नाकाम करने पहुंचे हैं। दरअसल ये भारतीय सेना की डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज में शामिल जवान हैं। ये विशेष अभ्यास खास तौर पर सेना की एयरबोर्न फोर्स की क्षमता को दर्शाना था। इसमें थल सेना और वायु सेना का बेहतरीन तालमेल, इसमें उन आधुनिक हथियारों और इक्विपमेंट का परीक्षण किया गया जिन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही बनाया गया है। उत्तरी बंगाल में 22 से 27 जनवरी के बीच चले इस अभियान में ईस्टर्न कमांड के 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना की गरुड़, राफेल, C-130 हर्क्यूलिस, AN-32 विमानों के अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने भी अपने जौहर दिखाए। अभ्यास में लड़ाकू विमानों के टारगेट को ध्वस्त करने के बाद पैराट्रूपर्स ने जमीन पर दुश्मन को घेर कर उसका संपूर्ण नाश कर दिया। तीस्ता बैराज के पास अभ्यास में पानी के अंदर से जाकर दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलने का भी अभ्यास किया गया। जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। घाटी में 4 फरवरी तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी की रौनक एक बार फिर लौट आई है। इस साल बर्फबारी करीब 2 महीने देरी से हुई और इस वजह से कई पर्यटकों ने अपनी बुकिंग को कैंसिल भी करवा दिया। लेकिन बर्फबारी शुरू होने से होटल कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। घाटी में पर्यटकों की संख्या एक बार फिर बढ़ेगी। शुक्र अल्लाह का कि बर्फ गिर रही है। बुकिंग जितनी थी हमारी कैंसिल हो चुकी थी होटलों की। अभी दोबारा उम्मीद है कि हमारी बुकिंग फिर वापस आएंगी और टूरिज्म यहाँ पे गुलमर्ग में फिर आएगा। सर, तस्वीरें सोनमर्ग और गुलमर्ग की हैं, जहां भारी बर्फबारी से सड़क पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसे हटाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही सोनमर्ग, गुलमर्ग की ओर आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। बर्फबारी के मद्देनजर फिसलन बढ़ गई है और इस वजह से अब सिर्फ 4x4 वाहन और एंटी स्किड चेन वाले वाहन ही गुलमर्ग और सोनमर्ग की ओर जा सकेंगे। सोनमर्ग के अंदर लगभग 8-9 इंच के आसपास बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अंदर 5-6 इंच के आसपास। बाकी जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे लगभग 6 इंच से लेकर 8 इंच तक की भी बर्फबारी हुई। तो अभी भी कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी हो रही है, खासकर हंडवारा, कुपवारा और जो पहाड़ी इलाके हैं इन सारी जगहों पे जो है लाइट स्नोफॉल चल रहा है। अरब सागर में इंडियन नेवी के वॉरशिप INS सुमित्रा ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों के इरादे पर पानी फेर दिया। इस दौरान कई लुटेरे गिरफ्तार भी किए गए। ये तस्वीरें भारतीय नौसेना के उस पराक्रम की हैं, जो नौसैनिक शूरवीरों ने अरब सागर में दिखाई। इंडियन नेवी ने 36 घंटे से भी कम समय में अरब सागर में सोमालिया के समुद्री डाकुओं की हाईजैकिंग की 2 बड़ी कोशिशों को नाकाम किया। जानकारी के मुताबिक 36 घंटे के अंदर अरब सागर में इंडियन नेवी के वॉरशिप INS सुमित्रा ने 2 सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। नेवी ने पहले ऑपरेशन में ईरान के जहाज FV ईमान, दूसरे ऑपरेशन के जरिए एक जहाज अल नईमी को लुटेरों से छुड़ाया। दोनों ऑपरेशंस में नौसेना के वीरों ने 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को रेस्क्यू किया। नेवी ने ऑपरेशन के दौरान कई समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार भी किया और उनके हथियार जब्त किए। भारत के मरीन कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है।